Hello everyone, my name is Yojith Kaustabh. I am from IIIT University and I am studying CSc in second year. Today we'll be continuing with chapter Dual Nature of Radiation and Matter. तो पहले क्लास में हमने ये सब कुछ कवर कर लिया है, इलेक्ट्रॉन एमिशन कवर कर लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कवर कर लिए है, जिसमें हमने देखा है कि एक फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल के, उसके ऊपर अगर लाइट आएगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं मेटल से, और उस इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड एज E into V naught, where V naught is the stopping potential. और हमने देखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, हमने देखा है सैचुरेशन करंट के बारे में, और ऑब्वियसली स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी देखा है हमने। और ये देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जैसे जैसे बढ़ती है स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ती रहती है, सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और क्या देखिए हमने देखी है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरीज लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। कि आप जितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी कमिंग आउट विल इंक्रीज, पर उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है एक एक इलेक्ट्रॉन की, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस इंटेंसिटी। और उसके बाद देखा है कि फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। ठीक है, तो इसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट भी बोलते हैं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। सो दिस इज सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स वी डिड। और हमने देखा है कि ये स्पॉन्टेनियस है, जैसे ही आप लाइट दोगे इट विल यू नो जस्ट डू द फिनोमिनन। ये नहीं है कि आप एक समय पर लाइट दे रहे हो और और कभी हो रही है फिनोमिनन। उसके बाद हमने देखा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट को, जिसमें हमने ये एक्सप्लेन किया है कि फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन वेव फेनोमेनन से होते थे, पर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के आने के बाद हमें ये भी करना पड़ा कि लाइट कैन बी मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद हमने देखा आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जिसमें उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन हो गए मिनिमम एनर्जी टू बी गिवन, ठीक है, where there will be photoelectric emission। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। इसको हम फाइ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और एच म्यू हो गई द एनर्जी यू आर गिविंग इन टोटल। तो इस इन दोनों से हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटोन या एक फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को पता लगा सकते हैं, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ लगा लेंगे तो होगी कि आप एच म्यू प्रोवाइड कर रहे हो और थोड़ी तो वर्क फंक्शन में जा रही है, और जो बची कुची होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी में ही जाएगी ना। व्हाट आइंस्टाइन प्रपोज। और हमने देखा है कि इसी इक्वेशन को थोड़ा इधर उधर करके विल बी गेटिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन बाय एच। ठीक है, और वेल अगेन दिस एक्सप्लेन्स व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। हमने देखा है कि एनर्जी का कोई वार्तालाप नहीं है इंटेंसिटी के साथ, पर इंटेंसिटी का वार्तालाप है करंट के साथ। ठीक है, जो करंट आ रही है एमिट हो रही है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एमिटेड, the current is directly proportional to the intensity of the radiation। ये देखा है हमने। और हमने और क्या देखा, हमने देखा ये जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख रहे हैं कि EV नॉट इज इक्वल टू एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को हमने देखा था ना कि EV नॉट के रूप में भी लिख सकते हैं बोल के, ये देखो यहाँ पे उसी को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं बस। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि स्टॉपिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय E ऑन बोथ साइड्स करोगे तो आपको मिल जाएगी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू एच म्यू बाई E माइनस वर्क फंक्शन बाई E। ठीक है, तो इससे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को जान सकते हैं। उसके बाद आते हैं फोटॉन पे। तो फोटॉन हो गई कि ये एक पार्टिकल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है बेसिकली। ठीक है, फोटॉन पे चार्ज नहीं होती, सो दैट इट्स नॉट डिफ्लेक्टेड।
during anything. Each photon has energy E and momentum P. ठीक है, E is equal to h mu हो गई और P is equal to h mu by C हो गई. All photons of light of a frequency mu or wavelength lambda have the same energy. Is lambda or mu equations are also very important. So लिख लेंगे E is equal to h mu and h ये क्या h c by lambda. ठीक है, बिकॉज हम देख सकते हैं कि म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू पी, वेयर म्यू इज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब वन बाई सेकेंड्स, मतलब वन बाई टाइम यूनिट पे होती है. और लैम्डा हो गई वेवलेंथ. ठीक है, वेवलेंथ मतलब उसकी यूनिट होती है एम. तो हमें आ जाती है कि एम बाई एस यहाँ पे, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है ना. स्पीड ऑफ लाइट इज एट द एंड ऑफ द डे इट्स स्पीड, तो मीटर्स पर सेकंड में ही होनी चाहिए. तो ऐसे डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं यहाँ पे. और उसके बाद देखा है कि हाँ ये देखो, photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic fields. In a photon particle collision, photons are not conserved, but total energy and total momentum are conserved. ठीक है, और हमने ये एग्जाम्पल्स कर लिए. और अब आ गए हम डी ब्रोगली वेवलेंथ. ठीक है, तो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ या वेव नेचर ऑफ मैटर पे आते हैं. ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं लुईस विक्टर दे ब्रोगली, ये बोलते हैं कि दुनिया में हर चीज, ठीक है, आप कुछ भी ले लो, लेट इट बी अ स्टार. ठीक है, एक स्टार हुई है या द सन हुई है. ठीक है, या एक आदमी हुआ है या एक छोटी सी इलेक्ट्रॉन ही हुई है. ठीक है, ये बोलते हैं कि ऑल ऑफ दीज आर टू थिंग्स. एक तो ये पार्टिकल है. ठीक है, एक तो ये पार्टिकल है, पर इन पे वेव नेचर भी अप्लाई होती है. सो सन का भी वेव नेचर है, ये स्टार का भी वेव नेचर है, आपका और मेरा भी वेव नेचर है, और इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर है. पर हम पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं बेसिकली. ठीक है, पार्टिकल नेचर मतलब बेसिकली मैकेनिक्स अप्लाई कर सकते हैं कि मैंने एक बॉल को धक्का दिया. ठीक है, और वो बॉल आगे गई. दिस इज बिकॉज आई एम एग्जिबिटिंग पार्टिकल नेचर इन लेमन टर्म्स. तो मैंने उस पर थोड़ा फोर्स अप्लाई किया है बेसिकली. ठीक है, तो वो बॉल मूव हुई है. दैट इज पार्टिकल नेचर. ओके, so the dual wave particle nature of light comes out clearly from what we have learned. The wave nature of light shows up in phenomenon of interference, diffraction, and polarization. Okay. On other hand, in photoelectric effect and Compton effect, which involve energy and momentum transfer, radiation behaves as if though it is made up of a bunch of particles, the photons. Okay. Whether a particle or wave description is best suited, it depends on the nature of the experiment. For example, in the phenomenon of seeing an object by our eye, both descriptions are important. Okay? The gathering and focusing mechanism of light by the eye lens is well described in the wave picture. तो हमने सीखा है कि जो आई है हमारी, ठीक है, जो आई है हमारी, आई तो एक लेंस हुई है ना. तो एक वेव आई, तो अगर यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, इस पेड़ को हम देखने के लिए मेनी वेव्स आर गोइंग टू कम, मेनी लाइट वेव्स. ठीक है, लाइट रेस आर गोइंग टू कम इनटू आवर आई. तो तब हमें हमारी ब्रेन इस इमेज को प्रोसेस करती है और हमें ये पेड़ दिखती है. ठीक है, तो दैट दैट इज व्हाट वी आर एक्सप्लेनिंग ओवर हियर कि the focusing mechanism of light is well described in the wave picture. ठीक है, but its absorption by the rods and cones. Rods and cones मतलब there are cells in our eye. ठीक है, जो लाइट और कलर को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, एक ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है, एक कलर को बेसिकली. रिक्वायर्स द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट. तो ये क्या बोल रहे हैं कि
for the propagation of light into our eye, wave mechanics explains it perfectly. ठीक है, ये पिक्चर हमारे आई पे कैसे गिर रही है इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेव मैकेनिक्स इज इनफ। पर आई पे गिरने के बाद इस पिक्चर को प्रोसेस कैसे कर रही है हमारी आई, इसको जानने के लिए देयर नीड्स टू बी द फोटोन पिक्चर ऑफ लाइट, दैट्स व्हाट दे सेइंग। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आती है कि अगर रेडिएशन का ड्यूअल नेचर है तो सारे पार्टिकल्स पर क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को विक्टर दे ब्रोगली ने ब्रो विक्टर दे ब्रो प्रोनाउंस्ड है, ठीक है, put forward in the bold hypothesis that moving particles of matter should display wave-like properties under suitable conditions. He reasoned that nature was symmetrical, that two basic physical entities, matter or energy, दोनों का सेम कैरेक्टर होनी चाहिए। इफ रेडिएशन शोज ड्यूअल एस्पेक्ट्स so should matter। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि वेवलेंथ जो है लैम्डा, ठीक है, wavelength of lambda is related to the particle of momentum p as lambda is equal to h by p, where p is the momentum, ठीक है, और h is the Planck's constant। इसी को चाहिए तो हम थोड़ा चेंज करके मोमेंटम को भी मोमेंटम है ये, मोमेंट नहीं है, ठीक है, h by mv में लिख लेंगे। ठीक है, where m is the mass of the particle and v is its speed। तो अब क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सारे ही पार्टिकल्स की हो सकती है वेवलेंथ। ठीक है, ये हो गई डी ब्रॉय वेवलेंथ। ओके, ये डी ब्रॉय वेवलेंथ जो है h बाई p होती है। तो समझ लो कि आपकी डी ब्रॉय वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप 5 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, और आपकी वेट हो गई 60 किलोग्राम, तो पहले तो मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे विच इज 60 × 5। ठीक है, उसके बाद आएगी 60 × 5, यहाँ पे हो गई 300, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई 300 हो जाएगी। ठीक है, प्रॉब्लम ये है ना कि एक मिनट, यहाँ पे h की मेजरमेंट देख लेंगे। हाँ, तो ये देखो h इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड ना। तो अगर हमें आपकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, और नीचे आ गई है कितनी, 300। ठीक है, तो 300 kg मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो अब क्या हो गई, अब ये हुआ है कि ये दोनों जीरो यहाँ ऐड हो जाएंगे, 10⁻³ हो जाएगी ये। ठीक है, और ये सब कुछ कैंसिल होके मीटर बन जाएगी, और ये हो जाएगी कि 2.21। ओके, तो टोटल आंसर कितनी आ रही है, 2.21 इंटू 10⁻⁻36 मीटर्स। इतनी छोटी वेवलेंथ है। ठीक है, अगर डिब्रॉय की फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपकी वेवलेंथ व्हेन यू आर रनिंग एट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इतनी आ रही। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि इतनी सी वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपको दिखती नहीं है ये वेवलेंथ, सो दिस इज कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। ठीक है, हम इसको ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते हैं, विल एज्यूम दैट वी आर ए परफेक्ट पार्टिकल। ठीक है, हम कोई वेव नेचर एग्जिबिट ही नहीं करते हैं, पर दरअसल तो एग्जिबिट करते हैं, बट विथ वेरी वेरी लो वेवलेंथ। ठीक है, उसके बाद पर इन्होंने ये भी बोला है कि for a material particle is basically a hypothesis. However, it is interesting to see that it's also satisfied by a photon. ठीक है, so the de Broglie wavelength of a photon given by equation equals the wavelength of which the photon is a quantum of energy and momentum. ठीक है, lambda is smaller for a heavier particle or more for a energetic particle. ठीक है, अगर लैम्डा को आप छोटा बनाना चाहते हैं
तो आपको मास ज्यादा लेना पड़ेगा या एनर्जी ज्यादा लेना पड़ेगा। पर आपको अगर ये करनी है कि आपको देखनी है, आपको you want to detect the lambda, you have to make sure the mass is as low as possible and the speed is also as low as possible. Okay, यहाँ पे भी दिया है कि बॉल ऑफ मास है 0.12 किलोग्राम की, गोइंग विद स्पीड 20। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6.63 है, 10⁻⁻34 नीचे आ जाएगी 0.12 into 20। ठीक है, तो ये हो जाती है 2.4। हम हाँ, तो ये हो जाती है 2.21, ये हो जाती है 0.8। ओके, तो ये अप्रोक्सीमेटली होती है इक्वल टू 2.8 या कुछ। ठीक है, हाँ 2.7, 2.76 हो गई। ठीक है, इंटू 10⁻⁻34। This wavelength is so small that it is beyond any measurement. This is the reason why macroscopic objects, macroscopic objects मतलब जैसे मैं हो गया, आप हो गए, बॉल हो गई, जो भी आपको दिखती है, ठीक है, anything that you can see is considered to be a macroscopic object. ठीक है, do not show wave-like property. On the other hand, in the subatomic domain, the wave character of particles is significant and measurable. तो एक एग्जांपल पे आते हैं, तो यहाँ what is the de Broglie wavelength associated with an electron moving with speed 5.4 into 10 to the power of 6 meters per second and a ball of mass 150 grams traveling at 30 meters per second. ठीक है, पहले तो इलेक्ट्रॉन की देख लेंगे। इलेक्ट्रॉन की मास हो गई 9.11 into 10 to the power of -31। ओके, स्पीड हो गई 5.4 into 10 to the power of 6 meters per second। ये चीज आ गई। ओके, then momentum is calculated by 4 mv होती है ना, तो momentum is mv, so mv is given as 4.92 into 10 to the power of -24 kg meter per second। ओके, तो अब डी ब्रोगली को कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h by p कर लेंगे और रिजल्ट क्या आ रही है 0.135 नैनोमीटर। इतनी छोटी वेवलेंथ है इस बॉल की। ओके, बॉल की नहीं, सॉरी, इस इलेक्ट्रॉन की। पर एज यू कैन नोटिस हम हमारा पहला क्या हुआ, 2.76 इंटू 10 to the power of -34 आई है ना, इससे तो बड़ी ही है। इट्स वेरी बिगर देन द वन वी कैलकुलेटेड ओवर हियर। ठीक है, सो ये हो गई है कि इवन दो दिस इज वेरी स्मॉल, ये नैनोमीटर्स में भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट, पर ये हमें दिख सकती है। ठीक है, इट हैज अ सिग्निफिकेंट वेटेज ओवर ये बॉल देख लो। मास हो गई m इज इक्वल टू 0.15 किलोग्राम और स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और p हो गई 4.5 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो डी ब्रोगली हो गई है लैम्डा। ठीक है, इक्वलाइजिंग विद 1.47 into 10 power of 34। तो अब ये आई है the de Broglie wavelength of electron is comparable with X-ray wavelengths। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की de Broglie हो गई X-ray wavelength की। However, the ball it is 10 to the power of -19 times smaller than the size of proton, quite beyond experimental measure। ठीक है, तो इसीलिए हमें बड़े बड़े चीजों की de Broglie wavelength दिखती नहीं है। However, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इन छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है इनकी दिख जाती। ठीक है, तो मैक्सिमम, तो ये हो गई समरी। ओके, तो अब चलते हैं एक्सरसाइजेस की ओर। फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या पूछा है, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 30, हाँ, किलो वोल्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो हाँ, तो ये क्या है, देख हमें पता है कि पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 30 किलोवाट्स, सॉरी 30 किलो वोल्ट्स। दिस इज द ओनली इंफॉर्मेशन वी आर गिवन। ठीक है,
तो एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं ना इससे, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू ईवी हो जाएगी. ओके, तो एनर्जी हियर इज 3 into 10 to the power of 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, क्योंकि E हो गई 1.6 into 10 to the power of -19 कूलम. ओके, तो अब चलते हैं पहली क्वेश्चन के ऊपर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. ओके, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है म्यू. ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन बाय E इज इक्वल टू h म्यू. तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 6.626 into 10 to the power of -34 जूल सेकेंड हो गई. ओके, और म्यू हो गई अब E बाय h. ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे बस. we'll be getting 1.6 into 10 to the power of -19 to 3 to the power of 3 into 10 to the power of 4. Okay, divided by h. h is equal to कितना, 6.626 into 10 to the power of -30. तो अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगी आंसर 7.24 into 10 to the power of 18 hertz. Okay. So this is the maximum frequency of X-rays produced. अब चलते हैं मिनिमम वेवलेंथ पे. वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, लैम्डा इंटू म्यू इज इक्वल टू सी. तो लैम्डा तो ये सॉरी म्यू तो ये हो गई मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो मिनिमम वेवलेंथ के लिए विल बी हैविंग सी बाई म्यू. ठीक है, तो ये हो गई 3 into 10 to the power of 8 divided by 7.24 into 10 to the power of 18, which is equal to 4.14 into 10 to the power of -11 meters. ठीक है, which is equal to 0.0414 nanometers. ये हो गई आंसर. ठीक है, तो ये है फ्रीक्वेंसी की आंसर, और यहाँ पे लिख दूंगा फिर से आपके लिए 0.0414 नैनोमीटर. ठीक है, आपको यूनिट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने किस में दिया, नैनो में दिया, पीको में दिया, या मीटर्स में ही दिया है. ठीक है, मीटर्स में वही, यूनिट्स में आप कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इवन दो यू विल बी गेटिंग द प्रॉब्लम वेरी इजीली, क्योंकि बस सब्स्टिट्यूशन करनी है ना इक्वेशन में. तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट तो कोई भी कर लेगा. तो इसीलिए वो क्या कहते हैं, वो यूनिट से कहते हैं कि एक तो किलोवाट में दे दिया है यहाँ पे. ठीक है, या फ्रीक्वेंसी दिया है, और फ्रीक्वेंसी दिया है मेगा हर्ट्ज पे या गीगा हर्ट्ज पे, और आपको बोलते हैं कि फाइंड वेवलेंथ इन नैनोमीटर्स. तो आपको यूनिट्स को ना बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो. नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 eV when light of frequency 60 into 10 to the power of 14 hertz is incident on the metal surface. Photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of emitted electrons, stopping potential, and maximum speed of emitted photoelectrons? ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो दिया गया है कि वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 eV. ओके, और लाइट की फ्रीक्वेंसी है म्यू, तो 6 into 10 to the power of 14 hertz. तो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन. तो हमें पता है कि k max is equal to h mu minus 5 मतलब वर्क एनर्जी बाई वर्क फंक्शन. ठीक है, तो पहले ये कर लेंगे कि ये वर्क फंक्शन जो है ईवी में दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एच म्यू को बाई ई करना पड़ेगा, so that we'll be getting this also in EV. ठीक है, तो we'll be getting कितना 6.626 into 10 to the power of -34 into 6 into 10 to the power of 14 hertz divided by electron का charge 1.6 into 10 to the power of -9.
ये सब कुछ -2.14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर आएगी 0.345 eV में। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, तो शॉपिंग पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए बस इसको ईवी से ई से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगी, 0.345 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि ईवी में है ना, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये कैंसिल हो जाती है और विल बी गेटिंग द शॉपिंग पोटेंशियल एट 0.345 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट्स में है। उसके बाद पूछते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। ओके, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए ना हमें पता है कि k इज इक्वल टू हाफ mv²। ओके, दिस इज अवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैकेनिक्स में सीखे हैं हम लोगों ने। और हमें क्या पता है, m इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg, क्योंकि दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। नाउ v v² हो गई कितनी, 2k पर ये में। ठीक है, तो भाई 2k पर m मतलब इस इक्वेशन से आती है। ठीक है, तो v हो गई √k इंटू m इंटू 2। ठीक है, और अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आने वाली है 3.323 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, this is the answer। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The photoelectric cutoff voltage of a certain experiment is 1.5 volts. What is the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted? ठीक है, तो इसमें अब क्या दिया गया है, कट ऑफ वोल्टेज दिया गया है। ठीक है, तो कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विल बी k इंटू ई इंटू वी। ठीक है, तो कर लेंगे बस, k इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.5। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो बस यही आंसर, सिंपल सी समझी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, monochromatic light of wavelength 632.8 nanometer is produced by a helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatts. Find the energy and momentum of each photon in the light beam. How many photons per second on average arrive at the target irradiated by this beam? Assume the beam to have uniform cross section which is less than the target area, and how fast does a hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of a photon? ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। पहले देख लेंगे कि क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है कि लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू 632.8 नैनोमीटर। इसको हम स्टैंडर्ड यूनिट्स में लिख लेंगे, 6.328 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स हो गई। ओके, और क्या है, पावर एमिटेड दिया गया है, तो बड़ी पी है ये। ठीक है, पावर एमिटेड इज इक्वल टू 9.24 इंटू 10⁻⁻3 वॉट्स। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। तो एनर्जी के लिए तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो ये हो जाएगी कि 6.6, ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई 6.3 जूल। ठीक है, 328 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ओके, तो कैलकुलेट कर लेंगे ये। कैलकुलेट करने पे क्या आती है, हमें आती है कि
3.14 इंटू 10⁻⁻⁻19। ठीक है, इसको ये है जूल्स में। इसको मोर कन्वीनियंटली लिखना है हमें, तो हम क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय डिवाइडिंग इट विद चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो विल बी गेटिंग 1.963 eV। ओके, इसके बाद लेट्स गो टू द मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। तो मोमेंटम की बात होगी, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ओके, P इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 632.8 इंटू 10⁻⁻19। ओके, so is equal to 1.046 into 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड। और आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा ये हो रही है, मतलब बड़े होते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स है ना ये सारे, तो आपको ये लग रही है कि कैसे करूं। डोंट वरी, मोस्ट प्रोबेबली ये होती है ना एग्जाम्स में कि अगर इतना स्पेसिफिक आंसर हो रही है तो वो लोग, एक आंसर तो राइट आंसर होगी। ठीक है, समझ लो कि ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, इन चार ऑप्शंस में ना एक में हो जाएगी कि आपको दे रहे हैं 6.234 समथिंग। ठीक है, एक में दे रहे हैं 1.289, एक में दे रहे हैं 8.98। ठीक है, एक में दे रहे हैं 5.2। तो आपको इवन इफ पहली या दूसरी डिजिट तक आंसर आ गई, ठीक है, आपने पहले या दूसरे डिजिट तक करके कैलकुलेट करी, तो आप इसको टिक लगा सकते हैं। मोस्टली यही होती है कि आपको एग्जाम में ना कैलकुलेशन को लेके उतना चिंता करना नहीं होता है, फिजिक्स में तो स्पेशली। ठीक है, अगर एडवांस लिखने जाओगे तो हाँ, तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कैलकुलेशन की। बट मेंस या नॉर्मल एंट्रेंस एग्जाम्स या बोर्ड्स में ना ये कैलकुलेशन की दिक्कत होती नहीं है कि दे विल गिव यू द नंबर्स व्हिच आर इजी टू कैलकुलेट, और दे विल गिव यू द ऑप्शंस व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये अगर आपको राइट आंसर आ गई तो प्रॉब्लम नहीं हो। उसके बाद लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन द एवरेज अराइव एट a target irradiated by the sun। ठीक है, the number of photons arriving can be shown by n is equal to pe, जहाँ P हो गई ये पावर और E हो गई ये एनर्जी। ठीक है, तो बाय सब्स्टिट्यूटिंग विल बी गेटिंग 9.4 in 9.42 into 10⁻⁻³ ठीक है, इज इक्वल टू n इंटू 3.14 आई है जो आंसर। ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे आती है कि आंसर है 3.6 इंटू 10⁻16 फोटॉन पर सेकेंड। ठीक है, इतने फोटॉन एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड। अब जाते हैं लास्ट बिट पे इस क्वेश्चन में, हाउ फास्ट डज ए हाइड्रोजन एटम्स हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ ए फोटॉन। ठीक है, सिंस देखो हाइड्रोजन एटम और फोटॉन की सेम मोमेंटम चाहिए हमें। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम की मोमेंटम हो गया 1.05 इंटू 10⁻⁻27 kg मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो स्पीड हो गई v इज इक्वल टू p बाई m। ओके, तो बस कैलकुलेट कर लेंगे, इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻27 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻27, तो which will give us 0.63 meters per second. That's the speed of the hydrogen atom. तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये in an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10⁻⁻15 volts second. Calculate the value of Planck's constant। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है, हमें दिया है कि द स्लोप, स्लोप मतलब
तो वाई बाई एक्स, अगर आपको एक ग्राफ दिया गया है, ठीक है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसकी स्लोप कैलकुलेट करने के लिए वाई बाई एक्स करते हैं हम, है ना। तो दिया गया है कि इसकी स्लोप जो है वोल्टेज बाई फ्रीक्वेंसी की 4.12 10 इंटू 10 to the power of -15 वोल्ट सेकेंड है, ठीक है। और हमें पता है कि एच म्यू इज इक्वल टू ई वी, ठीक है। तो हमें एच कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो क्या करते हैं हम, पहले तो एच इज इक्वल टू करेंगे, ओके, एच इज इक्वल टू ई इंटू वी बाई म्यू हो गई। हमें वी बाई म्यू का वैल्यू पता है और ई का वैल्यू पता है, तो विल बी गेटिंग 1.6 इंटू 10 to the power of -90 इंटू 4.12 इंटू 10 to the power of -50, ठीक है, which is equal to 6.592 into 10 to the power of -34 joule second. Okay, so next question. The threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 to the power of 14 hertz. If light of frequency 8.2 into 10 to the power of 14 hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage for the electric photoelectric emission. ठीक है, तो दिया गया है क्या कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 3.3 इंटू 10 to the power of 14 हर्ट्ज, ठीक है। और जो लाइट पड़ रही है, रेडिएट हो रही है इस मेटल पे, उसकी फ्रीक्वेंसी है 8.2 इंटू 10 to the power of 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो अब हमें पता है कि E इज इक्वल टू, ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, E इज इक्वल टू एच इंटू वी माइनस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि एच ये तो पता है ना, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पे क्या आती है हमें, विल बी गेटिंग द आंसर ऑफ दिस एच इंटू 8.2 माइनस 3.3 विच इज 4.9 इंटू 10 to the power of 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, या वी कैन राइट एनर्जी एज ई इंटू वी, ठीक है, तो ई इंटू वी के रूप में लिख लेंगे हम। तो हमें पता चला नहीं है v की, तो विल राइट v इज इक्वल टू एच बाई ई इंटू 4.9 इंटू 10 to the power of 14 हर्ट्ज, ठीक है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी है ना, तो हर्ट्ज में होती है। So we'll be getting 6.626 into 10 to the power of -32 into 4.9 into 10 to the power of 14 divided by 1.6 into 10 to the power of -90, ओके। तो ये कैंसिल हो जाती, ये हो जाती कितनी, -15 हो गई, ठीक है, ये कैंसिल हो गई, ये हो गई -1, ठीक है। और इन सबको कैंसिल करने पे आती है आंसर 2.029 वोल्ट, दिस द कट ऑफ फ्लिक, सॉरी लाइक द स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली। अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इट सेज the work function of a certain metal is 4.2 eV. Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 nanometer, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक मतलब वही है, फोटो इलेक्ट्रिक, आई थिंक यहाँ पे एक मिस्टेक हुई होगी, टाइपो हुई होगी। सो वी आर गिवन दैट वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 4.2 eV, ओके, वर्क फंक्शन इज 4.2 eV और इंसिडेंट वेवलेंथ इज इक्वल टू 330 नैनोमीटर। तो हम वर्क फंक्शन से ये कर लेंगे कि वर्क फंक्शन को पहले तो जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे बाय multiplying this with the charge of electron, we'll be getting work function at 6.72 into 10 to the power of -19 joules, okay। तो अब हम क्या करना है हमें, we have to calculate hc by lambda, okay। तो hc by lambda को कैलकुलेट करने पे आती है
6.018 विद स्टैंडर्ड है। h पता है आपको, c पता है, लैम्डा दिया गया है, ठीक है। इन सबको लगाने पे आती है 6.018 इंटू 10⁻⁻90 जूल, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है इससे कम है, ठीक है। तो सिंस इट इज लेसर देन द वर्क फंक्शन रिक्वायर्ड, विल बी नॉट सीइंग एनी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। ओके, उसके बाद लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज light of frequency 7.21 is 10 to the into 10 to the power of 14 hertz is incident on a metal surface. Electrons with a maximum speed of 6 into 10 to the power of 5 meters per second are ejected from the surface. What is the threshold frequency of photo emission of electrons? ठीक है, तो क्या दिया गया है? We are given the frequency of light, okay, that is incident, which is given as 7.21 into 10 to the power of 14 hertz. कुल, उसके बाद दिया गया है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 6 into 10 to the power of 5 meters per second. ओके, तो हाँ, स्टैंडर्ड्स के सवाल है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी को हम हाफ एम वी स्क्वायर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज गोइंग टू इक्वलाइज विद h into v minus y म्यू माइनस म्यू नॉट, ठीक है। तो आ जाती है कि इन दोनों इक्वेशन से म्यू नॉट इज इक्वल टू v minus mv square divided by 2h, ठीक है। तो बस तो कैलकुलेट करनी है आप, तो विल बी गेटिंग 7.21 into 10 to the power of 14 minus 9.1 into 10 to the power of 30 minus 31 into 6 into 10 to the power of 5 whole square divided by 2 into 6.2626 into 10 to the power of minus 34, okay, which will be equal to 4. इस पे डिनोमिनेटर नहीं है, ठीक है, बस इसी टर्म पे है, तो आंसर हो जाती है 4.738 into 10 to the power of 14 hertz, okay? भाई जैसे आप देख रहे हो ना, क्वेश्चंस आर मोर बट इनको करने में उतनी टाइम नहीं लग रही है, बिकॉज द क्वेश्चंस आर क्वाइट सिंपल। आपको इक्वेशंस आए तो यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है। तो चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे। अब light of wavelength 488 nanometers is produced by an argon laser which is used in the photoelectric effect. When light from this spectral line is incident on the emitter, the stopping potential of photoelectrons is 0.38 volts. Find the work function of the material from which the emitter is made. ठीक है, तो हमें क्या हुआ, हमें दिया गया है वेवलेंथ, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 88 नैनोमीटर्स एंड दिया गया है कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, E is equal to 0.38 volts. So हमें क्या बोला गया है, find the work function of the material. Okay, so we know that E V naught, where V naught is the stopping potential, is equal to hc by lambda minus work function, ठीक है। इस पे हम करेंगे तो we'll be getting what, work function is equal to hc by lambda minus E V naught, okay। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो we'll be getting work function is equal to 2.16 U, okay। तो हाँ, बस हो गई, ये क्वेश्चन भी हो गई। Let's go to the next question. What is the de Broglie wavelength of a bullet of mass 0.04 kg traveling at the speed of 1 kilometer per second, a ball of mass 0.06 kg moving at a speed of 1 meter per second, and a dust particle of mass
1 into 10 to the power of 9 kg, drifting at a speed of 2.2 meters per second. Okay, so we'll be getting बहुत सिंपल है, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv लगानी है तीनों क्वेश्चंस में। तो लगाने पे हमें पहले क्वेश्चन के लिए मिलेगी 1.655 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -35 मीटर। दूसरे के लिए मिलेगी हमें 1.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -32 मीटर। और तीसरे के लिए डैश पार्टिकल के लिए मिलेगी 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -23 मीटर। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशंस हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। So let's go to the last question. Show that the wavelength of electromagnetic radiation is equal to the de Broglie wavelength of its quantum. ठीक है, quantum मतलब photon। okay, तो हमें पता है कि प्रोटॉन की वेवलेंथ होती है d is equal to h by lambda। okay, so यहाँ से lambda की वैल्यू आ जाती है h by p। okay, और डिब्रॉय वेवलेंथ ऑफ फोटोन मतलब लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। ओके, ऑल्सो मोमेंटम कैन बी रिटन एज m into v, so लैम्डा इज इक्वल टू h by v। ठीक है, तो प्रूव हो गई है फ्रॉम ये। क्या है, अगर इसे मान चलो कि ये 2 है, ये 1 है। ठीक है, और इसको प्रूव किया है हमने किससे, इससे। ठीक है, तो विल बी गेटिंग दैट wavelength of EM wave and de Broglie wavelength are same। ठीक है, thank you।